हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 521 के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका पहला पेपर है ब्रिज कोर्स का। इसके केवल 5 टॉपिक से ही सारे के सारे प्रश्न आते हैं। इसमें कई सारे सब टॉपिक ज़रूर हैं, पर यही 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही ब्रिज कोर्स के दौरान सैलरी कैसे मिलेगी, किताबें कैसे मिलेगी, इसको भी जानेंगे। और एक चीज़ ज़रूरी है कि यदि आप लोग चाहते हैं इस पे क्लास करना, तो कम से कम 50 लोग कमेंट में लिखें कि हाँ, क्लास करनी है, तभी मैं क्लास को शुरू कर पाऊँगा। क्योंकि दोस्तों अगर 50 से कम लोग होंगे तो क्लास शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पीडीपीटी 521 के महत्वपूर्ण टॉपिक को। देखिए, पहला टॉपिक है प्राथमिक शिक्षा पद्धति ब्रिटिश पूर्व, ब्रिटिश शासन के दौरान और ब्रिटिश शासन के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद। दूसरा है शिक्षा नीति और विभिन्न पहल जैसे डीपीईपी, एसएसए, एमडीएम, छात्रवृत्ति योजना। तीसरी चीज़ है आरटीई एक्ट और एनसीएफ 2005, इस पर कैसे काम किया गया। चौथी चीज़ है शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान, कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान शिक्षा के लिए किए गए, जैसे आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 51A है, जहाँ पे आपको मौलिक कर्तव्यों में शिक्षा के लिए प्रावधान देखने को मिलेगा। पांचवी चीज़ है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में चुनौतियाँ और उनके समाधान। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए, उनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की आज बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टॉपिक 1 जो कि ब्रिटिश पूर्व शासन के दौरान और ब्रिटिश शासन के पश्चात क्या व्यवस्था थी। तो गुरुकुल व्यवस्था, मध्यकालीन शिक्षा और मुगलकालीन शिक्षा। ब्रिटिश काल की शिक्षा में विभिन्न आयोग जैसे कि मैकाले मिनट्स, वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया, हंटर कमीशन 1882 में आया, विश्वविद्यालय आयोग जो कि कर्जन के समय 1902 में आया, हार्टोग समिति जो कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए 1929 में बनी थी, साथ ही सप्रू समिति जो कि भारतीयों की तरफ से बनवाई गई थी। तो ये जो छोटे छोटे, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक स्टोरी के टाइप में, एक कहानी के फॉर्म में यदि बताया जाएगा तो आपको याद करने के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। जैसे कि मैकाले क्यों आए, आंग्ल प्राच्य विवाद कैसे शुरू हुआ, तो एक एक करके ये चीज़ें एक क्रम में आपको बताई जा सकती हैं और आपके लिए भी इसको याद करना काफ़ी आसान होगा। दूसरा जो टॉपिक है वो है शिक्षा नीति और पहल। तो इसमें पहली शिक्षा नीति 68 की, कोठारी आयोग 64 का, या सेकेंड शिक्षा नीति 86 की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, क्योंकि अब सारा चीज़ वो 10+2+3 बदल के अब 5+3+3+4 हो गया है, जो कि 3 साल हैं वो प्री स्कूलिंग के हैं। साथ ही जो विभिन्न पहले जैसे कि डीपीईपी, एमडीएम, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, या ऐसी और भी बहुत सारी पहलें, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक एक करके इसको भी जानेंगे और बहुत छोटा छोटा, बहुत बड़ा नहीं होने वाला ये सब चीज़ें। आरटी एक्ट क्या है, एनसीएफ 2005, आरटी एक्ट में प्रावधान कौन कौन से हैं, शिक्षकों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए कौन से अधिकार दिए गए हैं, एनसीएफ का सिद्धांत क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रावधान क्या क्या किए गए, क्योंकि ये जो नेशनल फ्रेमवर्क है एजुकेशन के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया, क्यों शामिल किया गया, इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो आरटी एक्ट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। क्योंकि आरटी एक्ट का निर्माण जब किया गया था तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ध्यान में रखते हुए किया गया था। अब इसके साथ साथ शिक्षा हेतु जो संवैधानिक प्रावधान है, जैसे कि मैं बताया था, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 21 क है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उसके अंतर्गत आर्टिकल 45 है, जहाँ 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात की गई है। और साथ ही आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, जो कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 51A। तो वहाँ से यानी कि संविधान के 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक कर्तव्य, तीनों में शिक्षा के प्रावधान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा के संबंध में चुनौतियाँ और उनका समाधान। अब चुनौतियों में दोस्तों आप जानते हैं कि पहले तो जागरूकता की कमी का होना, बाल श्रम का होना, क्योंकि बाल श्रम के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ पाते। आप देखते होंगे छोटे छोटे दुकानों पे बच्चों के द्वारा काम कराया जाता है। तो ये चुनौतियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं बच्चों की शिक्षा को, और उनका समाधान क्या क्या हो सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ब्रिज कोर्स के दौरान वेतन और सैलरी कैसे मिलेगा। तो देखिए, एनआईओएस जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कॉलम, एनआईओएस में अप्लाई फॉर रिकॉग्निशन टू कंडक्ट द कोर्स ऑन ओडीएल मोड। ओडीएल मतलब ओपन एंड डिस्टेंस। तो जब ओपन एंड डिस्टेंस होगा तो आपको आराम से सैलरी जैसे आप पाते थे वैसे आप मिलती रहेगी। ये एक ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के माध्यम से ये काम चलता रहेगा।
अब बात करते हैं किताबें कब तक मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर NIOS कहता है स्व अनुदेशन सामग्री कार्यक्रम सैद्धांतिक और प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में दोनों के लिए अध्ययन सामग्री है और यह 3 से 4 खंडों के रूप में दिया जाता है और इसके लिए आपको अध्ययन केंद्र पर दिया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी इसे प्राप्त नहीं कर पाता तो NIOS इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि जो भी आपको किताब मिलने वाली है वो आपको NIOS आपके अध्ययन केंद्र पर उपलब्ध करा देगा। एडमिशन के 30 दिन के अंदर आपको वहाँ मिल जाएंगे। साथ ही जो असाइनमेंट आपको लिखने हैं वो भी आपको अध्ययन केंद्र से मिल जाएगा। वहाँ से आप असाइनमेंट लिख करके और जो आप असाइनमेंट जमा करेंगे वो भी आप अध्ययन केंद्र पर ही असाइनमेंट जमा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।